बिहार में होने जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है बिहार का तेजस्वी प्रण। लिहाजा इस चुनावी घोषणा पत्र को लेकर सियासी गलियारों में कुछ चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। मसलन क्या बिहार में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं से भी क्या बड़ी है, जिसके चलते तेजस्वी यादव के नाम पर इस घोषणा पत्र का नाम रख दिया गया। यही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आखिर तेजस्वी यादव के सामने इतना बौना फोटो में क्यों दिखाया गया? क्या देश का सबसे पुराना सियासी दल बिहार में शत्रपों के सामने झुक रहा है? वहीं इन सब के अलावा बात तेजस्वी प्रण को लेकर भी, जिसमें 20वें पॉइंट में वायदा किया गया है कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, मनरेगा में मजदूरी और कार्य दिवस बढ़ाने का ऐलान और उसके लिए केंद्र पर दबाव बनाने जैसे वायदे भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में अटल खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ में सीबी यादव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और एकलव्य सिंह जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीबी यादव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आज महागठबंधन ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव के नाम पर तेजस्वी प्रण, बिहार का तेजस्वी प्रण, ये से नाम दिया गया है। कुछ सवाल हैं सर जो लोग सोच रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव क्या राहुल गांधी से इतने बड़े हो गए हैं या कांग्रेस पार्टी से बड़े हो गए हैं, उनका दल इतना बड़ा हो गया है बिहार के अंदर कि उनके नाम पर इस चुनावी घोषणा पत्र का नाम रख दिया गया? जी दीपक जी, शुक्रिया। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। दीपक जी, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में जीते हैं, ये एक संवैधानिक ढांचा है, और उस फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट का अपना एक वजूद है, और उसका मुख्यमंत्री जो होता है स्टेट का, वो सर्वे सर्वा होता है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो उस राज्य का जो सीएम फेस है वो ही आगे उस राज्य के फ्यूचर को बहुत हद तक डिटरमाइन करता है। तो यहाँ चूंकि हम सारे सहयोगियों ने, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने मिलकर के एक सहमति बनाई है कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और हमारा उप मुख्यमंत्री हमने बिल्कुल तय कर दिया। जब तेजस्वी के नाम पर हमारी सहमति है तो उस चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे, उसी का संकल्प होगा, उन्हीं का चेहरा होगा। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस फेडरल स्ट्रक्चर को आप समझते हो और ये जो चीज है, तो इसमें बड़ा और छोटा की बात ही नहीं है, हमने सबने मिलकर तय किया है। कल को आप तो ये भी कह दोगे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों घोषित किया, आप कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा घोषित क्यों नहीं करती है? यह हमारा सामूहिक फैसला है, और जब हो गया है तो तेजस्वी यादव के नाम पर ही चुनाव लड़ाया जाएगा, तेजस्वी यादव के नाम का ही संकल्प पत्र होगा। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय आपको दिखाई देती है। लेकिन मोटी बात यह है कि हमको इस बात पे है कि मैनिफेस्टो में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मुझे लगता है कि इस देश में पहली बार हुई है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, उन्हें मुझे लगता है कि सब लोग उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो है, पहली बार जो ये जो नॉन सुटेबल पोस्ट रख दी जाती है इस नाम पे, और आरक्षण से वंचित कर दिया जाता है पिछड़ों को और दलितों को, उसका कानून बनेगा कि ऐसी कोई पोस्ट नहीं रहेगी। पहली बार निजी क्षेत्र के भीतर SC ST OBC को रिजर्वेशन का कमिटमेंट किया गया है। पहली बार EWS का जो रिजर्वेशन है ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे सर, क्या क्या उसके अंदर वायदे किए गए। लेकिन मैं, क्योंकि आपने कहा कि स्टेट का अपना अलग एक महत्व होता है, मैंने इसीलिए सर एक ये 2018 का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र भी खोला। इसमें मुझे कहीं पर भी राजस्थान के किसी नेता की फोटो नजर नहीं आई। इसमें सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह है, राहुल गांधी है। 2018 का घोषणा पत्र था ये, उसके बाद भी चीजें आपके सामने होगी। तो उस समय राजस्थान के कुछ नेताओं का जिक्र कर देते जिनकी 2023 का भी तो खोल लीजिए ना। जी जी, मैं खोल लूंगा। मैं तो 2018 का ही बता रहा हूँ सर, उससे पहले का ही बता रहा हूँ। 2018 का इसलिए क्योंकि हमने कोई मुख्यमंत्री चेहरा था ही नहीं है, हमने हम्म उस समय विधायक दल की बैठक के बाद में डिसाइड करना होता है। लेकिन हमने यहाँ तो पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। हम्म। तो 2018 में तो हमारा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं था, तो हम किसका रखेंगे? उस अच्छा, समय हमारा नेशनल फेस ही होगा लोग, उस कुछ समय। लोग ये भी, इस तरीके की चर्चाएं भी कि क्या वहां पर कांग्रेस पार्टी का वजूद कम है, कि इसलिए तेजस्वी के बूते या तेजस्वी की बैसाखी के सहारे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या? इस तरीके की बातें भी, हालांकि मेरे सवाल नहीं, लोगों में चर्चा ही, आम धारणा। ये लोगों में तो चर्चा ये है कि नरेंद्र मोदी जी इतने डर गए हैं कि हर महिला को 10,000 रुपए की घूस दे रहे हैं। ये भी चर्चा है, आपको पता। और चर्चा ये भी है कि केवल और केवल नीतीश कुमार जी की चेहरे का उपयोग किया जा रहा है, और वही खेला किया जाएगा जो महाराष्ट्र के अंदर किया जाएगा। ठीक चर्चा है, तो ये ज्यादा है। ठीक चर्चा है। तो ये भी है कि नीतीश कुमार जी को इतना भय हो गया कि इनके लोग खुलेआम कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, ये कहना पड़ रहा है मंच पे।
चर्चा तो यह भी है कि नरेंद्र मोदी जी उपनिवेशवाद लाना चाहते हैं और फैक्ट्रियां तो वहां पे ठीक है। गुजरात में स्थापित हो, यहाँ के लोगों को मजदूर बनाने रखना चाहते हैं। चर्चाएं चलिए तो बहुत सारी है, उन पर भी चलिए ठीक है, चर्चा करो मैं ना। अटल जी के पास आ जाता हूँ। अटल खंडेलवाल जी, इस तरीके की चर्चाएं थी जब जिस तरीके से आज तेजस्वी प्रण जो जारी किया गया घोषणा पत्र था, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम लेकर उसे पूरा उसका शीर्षक रख दिया गया। इसी बीच राहुल गांधी की फोटो भी बहुत छोटी लगा दी गई, तेजस्वी यादव की फोटो भी बड़ी थी। अब ये करें कि ये स्टेट का ढांचा होता है, उस लिहाज से चीजें ठीक है। एक्चुअली महागठबंधन है ये, बेसिकली इसमें इसको ये हम इंडी कहते हैं, ये इंडिया कहते हैं, क्योंकि वो ए गायब रहता है इसमें जनरली। जब महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा किया तो सीटों के बंटवारे में भी आप देखो कि अभी भी 8-9 सीटें ऐसी है जिसमें राजद और ये इन सब के एक दूसरे, कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो ये बेसिकली कांग्रेस का अगर आप पीछे से आप ग्राफ खींचते आओगे तो आज की तारीख में वो केवल ऐसे मान लो कि जो तेजस्वी यादव है या पहले लालू प्रसाद यादव जी है, उसके भरोसे ही ये खड़े हैं, क्योंकि दोनों का रणनीति वही तुष्टीकरण वाली है। आप इनका मैनिफेस्टो पढ़ो। अब मेरे को तो आश्चर्य ये है कि एक बार आप देखो कि भी तकरीबन 12.85 करोड़ के आसपास की आबादी है। हाउस होल्ड की संख्या देखें तो करीब 2.76 करोड़ है हाउस होल्ड, मानी एक परिवार। अब 16 लाख आज तक अभी तक जो नौकरियां हैं वो 16.27 है, उसमें से 11.85 लाख तो दे चुके हैं, बाकी 4 लाख समथिंग अभी खाली है। ये आज अभी तक की स्थिति है। अब ये कहते हैं साहब कि हम हर परिवार में से एक को सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए शब्द देखिए आप चुनाव का। अब ये इस तरह, और इनका रेवेन्यू है जो 2,27,238 करोड़ का रेवेन्यू है 2025-26 का। तो आप बताइए 20 महीने में ऐसा क्या करेंगे? 30,000 मिनिमम सैलरी को भी अपन काउंट करें और इसको ये करोड़ों से आप गुणा भाग करेंगे तो ये केवल एक नहीं होता कि आप केवल किसको झांसा दे रहे हो। वो बिहार की जनता अब ऐसी चीज़ों में आने वाली नहीं। वक्फ कानून हटा देंगे। देखिए ये क्या है, ये किसको खुश करने जा रहे हैं, किसके लिए खुश करने जा रहे हैं, और इन्हीं कारणों से ये पार्टियां हाशिए पर आई है आज। वरना ऐसा आप कल्पना भी कर सकते हो, जो पार्टी कहती कि हमने स्वतंत्रता दिलाई, हम इतनी बड़ी हैं, इतने साल तक हमने राज किया। आप इनके मैनिफेस्टो में उनकी शक्ल देखिए, आप किस जगह पर इनको जगह मतलब कौन सी स्थान हासिल होता है। तो ये स्थिति कांग्रेस की, वो मैनिफेस्टो का कवर पेज है, वो बहुत क्लियर कर देता है कि वहाँ कांग्रेस कुछ नहीं, वो राजद है। और वो भी क्योंकि दोनों के विचार एक जैसे, तो विचारिक उसके अंदर वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। देना वेना तो संभव ही नहीं है देना। दोगे तो तब जब अर्न करोगे। अर्न कैसे करोगे? इस कहीं भी मैनिफेस्टो के अंदर अर्निंग की बात करिए क्या? 200 यूनिट फ्री दे देंगे, 2,500 रुपए महिला। आप बेसिकली वो कैलकुलेशन बताओ जो भारतीय जनता को। सवाल रख दीजिए। हमारे तो घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं, इनका घोषणा पत्र कहाँ है, इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कहाँ है, ये तो पूछ रहे थे ना। इसका तो जवाब दे दो। आप तो हमारे पे सवाल करते हो। आप चिंता देखिए, आप है ना, हमारा जो घोषणा पत्र भी आएगा तो बिल्कुल वो है ना, बकायदा जो अर्थशास्त्री हैं और जो विशेषज्ञ हैं, जिस फील्ड के विशेषज्ञ उसके साथ आएगा। और चुनाव तो आ गया, जहां तक क्या होंगे हम लोगों का एनडीए का बिल्कुल स्पष्ट रणनीति रहती है कि हम बाद में तय करते हैं, वो बाद में हम तय करेंगे। एकलव्य जी, ये जो बातें तमाम चीजों को लेकर हो रही है कि तेजस्वी यादव के नाम को आगे रखा गया, राहुल गांधी को बिल्कुल बहुत छोटा साबित कर दिया गया फोटो के अंदर, उसमें कवर पेज पे, इन चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए दीपक जी, जिससे पहले कि तेजस्वी के प्रण पे आए, एक बार थोड़ी सी बिहार के रण की बात कर लें। एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि जो चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है वो 14 नवंबर को आने वाला है। 14 नवंबर को हमारे पहले माननीय जो प्रधानमंत्री जी थे, नेहरू जी, उनका बर्थडे तो होता है, लेकिन साथ में चिल्ड्रंस डे भी होता है। ये जो चुनाव है ना, ये चिल्ड्रन के बारे में ही है। चाहे जितनी भी पार्टी आप उठा लो, चाहे राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी हों, चाहे आपके लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव हों, चाहे शकुनी चौधरी जी के बेटे सम्राट चौधरी हों, चाहे रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हों,
सारे बेटों की बात हो रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा है जो अभी गद्दी पे बैठा हुआ है, वो है बिहार का बेटा नीतीश कुमार। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी का जो पिछले 20 साल में शासन रहा है, उसी की वजह से आज जो है एक तरह से महागठबंधन देखिए किस मजबूरी में है। आपको 2-3 बातें बताता हूं दीपक जी, जो आपने सवाल पूछा ना उससे रिलेटेड, कि आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि तेजस्वी जी ने आज देखिए क्या किया। जो उनका नया पोस्टर निकला है उसके बारे में एक बात चल रही है कि तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर से गायब हो गए लालू। जो उनकी जंगल राज की इमेज थी ना 20 साल से पहले, जो 10 साल का राज था, आज यह स्थिति है कि तेजस्वी जी को अपने पिताजी से भी एक दूरी बनानी पड़ रही है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जब ग्रास रूट पे, धरातल पे जब वोट चोरी का मुद्दा लेके गए, तो वहां पे यह स्थिति हुई कि तेजस्वी जी तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर्स ने ही इस मुद्दे को फॉलो अप नहीं करा। 2 महीने हो गए राहुल गांधी जी के बिहार में गए हुए। तो एक चीज तेजस्वी जी ने एक और स्टैब्लिश करी, अपने आप को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करवा लिया। और एक और चीज एक तरह से उनने साबित कर दी कि जैसे कि राहुल तो हैं खलनायक, तेजस्वी हैं असली जननायक। उसके बाद आप देखिए कि एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब बात आ गई है जब महागठबंधन का पूरा फोकस तेजस्वी जी पे हो गया है, तो देखिए लास्ट टाइम जिसकी वो हमेशा एक बात करते रहते हैं, जॉब्स देने की बात करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए जनता समझदार होती है। लास्ट टाइम जो उन जॉब से रिलेटेड जो लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था ना, उसमें आज ये स्थिति है कि उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। और उसके बावजूद आज जो उन्होंने एक फ्रॉड्यूलेंट वादा एक तरह से कर दिया है, वो करोड़ों जॉब्स, मतलब बिहार में लाख जॉब्स देने का स्कोप नहीं है, और वो करोड़ों परिवारों को जॉब्स देने की, हर परिवार को एक सरकारी जॉब देने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए जो बजट चाहिए होगा वो बिहार के बजट नहीं, भारत के बजट से ज्यादा है। तो देखिए जनता बहुत समझदार है, और मेरे ख्याल से 14 नवंबर को इन कारणों से बिहार के जो बेटे हैं ना नीतीश कुमार, वो एक बार फिर चुन के आने वाले हैं। ठीक है। सीबी यादव जी, एक बड़ी बात यह है जो लगातार अटल जी ने भी उठाई, इधर एकलव्य जी ने भी उठाई, कि इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां देना, और वो सिर्फ 20 महीने के भीतर, 20 महीने के कार्यकाल में पॉसिबल है ये सब चीजें? देखिए, एकलव्य जी तो कुछ भी उठा सकते, क्योंकि वो तो घोषित तौर पर अपनी बहुत आइडियोलॉजी भी उनकी बहुत क्लियर है, लेकिन वो राजनीतिक विश्लेषक पर आज का मीडिया लाता है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पिछली बार जब 10 लाख नौकरियों की बात की थी तो मजाक उड़ाया था, और केवल 17 माह के शासन में 4 लाख नौकरियां दी उस समय, और 3.5 लाख को प्रोसेस में लाया। ये विचारधारा की लड़ाई स्पष्ट तौर पर, एक तरफ सामाजिक न्याय है जो संविधान कहता है, दूसरी तरफ धर्म की राजनीति है। एक तरफ समाजवादी दर्शन है और दूसरी तरफ कुछ पूंजीपतियों के हाथ में संसाधनों को बांट देना है। तो ये देखने का दृष्टिकोण है। अगर आपकी नीति और रीति यही है, हम जो है सामाजिक न्याय और समाजवादी दर्शन जो इस संविधान का पहलू है, तो ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि ये वादा सिर्फ ये वादा नहीं किया गया कि 20 दिन के भीतर कानूनी गारंटी बनाएंगे। कानून का केवल वादा थोड़ी है, कानून बनाएंगे कि हर परिवार को नौकरी मिले। आप देखिए, पहला चीज आजीविका दीदी है ना, उनको परमानेंट करना। जो एपीएमसी एक्ट किसानों का खत्म कर दिया था ना, मंडी एक्ट, उसको वापस लागू करना, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद सुनिश्चित करना। जो मनरेगा की जो है वो 300 रुपए मिनिमम करना, क्योंकि वहां 200 रुपए से भी कम रखा हुआ है, और कम से कम 200 दिन मनरेगा। स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है क्या सर? ये राज्य की सरकार कर सकती है मनरेगा की मजदूरी बढ़ाना या कार्य दिवस बढ़ाना? हाँ, ये राज्य सरकार का ही है मनरेगा कानून में। ठीक है, बिल्कुल ये राज्य सरकार का है। उसमें नहीं, उसमें 15 नंबर का जो पॉइंट है सर, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार पर, सर उसमें ये भी लिखा हुआ है केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा इसके लिए, ये भी उसमें आगे लिखा हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। आपको वही कह रहा हूँ, मजदूरी निर्धारित करना ये राज्य सरकार का ही है। हर राज्य में अलग अलग मजदूरी होती है। सबसे ज्यादा केरला के अंदर है मजदूरी, हमारे राजस्थान की मजदूरी, और अभी हमने जैसे पिछली बार राजस्थान सरकार थी तब मजदूरी 100 दिन की गारंटी से बढ़ा करके 125 दिन की थी, यहाँ 200 दिन की थी। तो ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र, कहीं भी दूर दूर का ये नहीं है। टेक्निकली तौर पर बिल्कुल सही है। जो 25 लाख की चिरंजीवी योजना राजस्थान थी ना, वो स्वास्थ्य पर देना। कहने का मतलब है कि राजनीति में दवाई, पढ़ाई और जो है नौकरी,
इन पर मुद्दे केंद्रित करना, सामाजिक न्याय और समाजवादी दर्शन को लागू करके जो समाज का लास्ट पंक्ति पर बैठा हुआ वर्ग है उसकी चिंता की जा रही है। और मुझे लगता है यही भारत का संविधान कहता है, यही राजनीतिक दर्शन कहता है, यही कांग्रेस की और संविधान निर्माताओं की और आजादी के आंदोलनकारियों का सपना था, जिसको पूरा कर रहे हैं। किसको क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ उनको होती है जो धर्म की राजनीति करता है, जो केवल और केवल कॉर्पोरेट का स्वार्थ देखता है। और उनका फिर सीबी यादव जी, तुष्टीकरण के आरोप तो आप लोगों पर भी लगा दिए। इसमें जो 20वें नंबर का जो पॉइंट है उसके आधार पर क्या पॉइंट है 20वें नंबर पर? उसमें से सभी अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ तो ये तो संपत्तियों हमारा क्लियर स्टेट है। संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को संवैधानिक अधिकार देता है, उनको संरक्षण का अधिकार देता है, बहुत क्लियरली फंडामेंटल राइट है ये। और दूसरी चीज हम पहले से ही कह रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़े हैं। जिस तरह से ये वक्फ कानून के भीतर जो है ये जो चीजें लाई गई है वो बिल्कुल गलत है। ये हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है। लेकिन ये क्यों नहीं कहते हो हम निजी क्षेत्र के भीतर भी आरक्षण देंगे? आज नहीं, ये पक्के तौर पर देंगे। ये जो जिस तरह से ये जो राजनीति करते हैं कि नॉट फॉर सुटेबल और उनके नाम पर पिछड़े वर्ग की SC ST की सीटें खाली रखने की साजिश करते हैं, हम उन्हें खत्म करेंगे। आप क्यों नहीं कहते हो कि सामाजिक न्याय की लड़ाई का कितना बड़ा पहलू है जो देश में पहली बार शुरू किया गया है? ठीक है, और बिहार से शुरू। अटल जी मौजूद है, अटल जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। अटल जी, आपने शुरुआत में कहा था तुष्टीकरण की बात की गई है। देखिए, पहली बात तो यादव साहब ने कहा कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, तो मैं तो आपके मंच से ही कह रहा हूं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, अधर्म की नहीं। हम धर्म के साथ जनता में सुशासन लाना चाहते हैं, अधर्म के साथ नहीं। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम न्यायप्रिय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, कुशासन में नहीं। जैसा आपने क्या कर दिया बिहार का, ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय मंच से किस लालू यादव जी, नीतीश जी, आपको पता है ना किस मंच से निकले थे और इन्होंने क्या सोचा था सामाजिक सुधार के लिए? चारा घोटाले में पकड़े जा रहे हैं। आप सोचो तो सही, जमीनों के अंदर पैसा खाकर के नौकरियों की स्थितियां बन रही है। और सारे के सारे भ्रष्टाचारी, अब बेसिकली इशू क्या है कि ये जो मैनिफेस्टो का जो वो है ना, जो पूरा का पूरा पोस्टर, उसमें क्या हुआ? ये अपने पिताजी जहां से ये आ रहे हैं, जहां से ये लीडरशिप निकल रही है, नहीं, ये लीडरशिप उन्हीं को उस पर एड्रेस नहीं करती है। उस मैनिफेस्टो में उनको हटा देते हैं। लालू जी की और राबड़ी जी की तस्वीरें देखो आप, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ढंग से। इशू क्या है कि ये अच्छी अच्छी बातें करना और जिस तरीके अच्छी अच्छी बातें करने से काम करने से होगा। एक बात बताओ, ये कह रहे राजस्व कितना? अटल जी ये कह रहे अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, तो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में तो क्या गुरेज है? देखिए, क्यों परहेज होना चाहिए? सुनिए, कोई परहेज नहीं, लेकिन बहुसंख्यकों को दबा करके उनकी रक्षा की जाएगी। बहुसंख्यकों के अधिकार छीन करके उसको दे दिए जाएंगे। ये चीजें नहीं, ये लिखने की बात नहीं होती है। आप ऐसे समझिए कि अल्पसंख्यकों को आप समझिए कि इनके नहीं, इनका ये है कि इनके लिए जो अलग जो अल्पसंख्यक है उनके लिए तो वहां उनकी किताबें पढ़ाई जाएगी धर्म की, और जो बहुसंख्यक है उनको उनके लिए ना आप कोई वो आजादी नहीं, वो संस्कृत में प्रार्थना भी नहीं गा सकते। इस तरीके के कानून इन्होंने लिखे। आज इनको परेशानी इसलिए हो रही है कि लोग समझ रहे हैं, लोग इन्होंने क्या किया उसको समझ में आने लगा है। अधर्म की राजनीति इस देश में चलने ही नहीं देंगे। ये ST SC गरीब ये सब ये क्या करते हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण, ST SC, सामाजिक न्याय, ये कुछ अच्छे वर्ड हैं, लेकिन अगर ऐसा ही न्याय दिया होता तो भारत आज तक यहाँ गरीब नहीं रहता, यहाँ जातियों का वर्ग भेद नहीं होता, यहाँ क्षेत्र का वर्ग भेद नहीं होता, यहाँ भाषा का वर्ग भेद नहीं होता। क्या चीज इन्होंने नहीं उपजाई केवल सत्ता प्राप्ति के लिए? एक सवाल पूछता हूँ, आपका विजन क्या है? आपका विजन मनुस्मृति हमारा बहुत कोई नहीं। आता हूँ, एक बार वापस आ रहा हूँ यादव जी, एक बार एकलव्य जी, इसको किस तरीके से देखा जाए? अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, इसमें कोई गलत तो नहीं है?
देखिए ये मायने क्या है इसके? नहीं, दीपक जी सिंह जी को तो बिल्कुल भी पूछते गलत क्या, वो नहीं। तो बहुत क्लियर है, वो तो सनातनी हिंदू है अपने आप को और उसके पक्ष में खड़ा करते हैं। आप बात क्या करते हो, तो इनका तो देखिए, क्लियर कट है। एक बार यादव जी, एक मिनट शिव यादव जी, क्या पूछेंगे आप? आप एक ही मिनट शिव यादव जी, एक संविधान मिनट। बदलने की जो बात निष्पक्ष करते हो हो, और आरोप राजनीतिक हम पे विश्लेषण लगा नीति देते लगा देते हो। हो। आपके लिए हर व्यक्ति आपसे पूछ करके तो मैनिफेस्टा बनाए, आपसे नहीं, ये पूछ तो करके टीवी में कहते हैं कि हर सनातनी व्यक्ति हिंदू आपके ठीक है हिसाब से सर, आप सोचे। दोनों की बात रख ली। एक मिनट, हाँ, जी एकलव्य जी। देखिए दीपक जी, महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए मैंने पहले भी आपसे तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात करी, परंतु माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। लेकिन देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही एक्चुअली। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अधिकार है मनरेगा की जो मजदूरी मूल्य है वो तय करने का। ये नीति की बात कर रहे थे। अब देखिए दीपक जी, ज़रूरी क्या होता है ना कि नीति के साथ ना नियत की भी आवश्यकता होती है, और वही किसी की भी नियति एक तरह से तय करती है। भाई देश की संसद ने वक्फ संशोधन कानून पास करा है, उसको क्या राज्य सरकार को अधिकार है उसको रोक देने का? तो ये किस तरह की नीति की बात कर रहे हैं? और इसीलिए इनकी ये नियति हुई है कि 10-11 साल से बाहर विपक्ष में बैठे हुए हैं और आरजेडी 20 साल से विपक्ष में बैठी हुई है। तो अगर नीति की बात करनी है तो तथ्यों और तर्कों पे करें और अच्छी नियत से करें, तब नियति सही होगी इनकी। ठीक है सीबी यादव जी, आपकी आखिरी टिप्पणी सर संक्षिप्त में। ये पूरा घोषणा पत्र हमारा दर्शन है, न केवल बिहार के लिए लेकिन राष्ट्रीय स्तर के लिए। हमारी लड़ाई में सामाजिक न्याय नंबर 1 रहेगा। गरीब और महिलाएं और शोषित वर्ग का संरक्षण हमारे लिए प्राथमिकता पे रहेगा। बिहार के युवाओं को रोजगार, दवाई और शिक्षा की गारंटी देंगे, और हम बिहार के भीतर एक अच्छी खुशहाली कैसे हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे हो, इसका हम मिलकर प्रयास करेंगे। बीजेपी के पास ना मुख्यमंत्री चेहरा है, ना कोई विजन है। केवल बिहार के लोगों को और विशेषकर युवाओं को बेरोजगार बनाना, उनमें रील में फंसाना इनका एजेंडा है, और उसी के तहत ये जो है बिहार में बहुत सारी जगह, कई बार स्टेट्स में आप लोग भी चोरी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते, कई बार ऐसी स्थितियां आप लोगों के साथ भी आई हैं। बीजेपी के तो 4 लीडर नहीं, उन्होंने तो पूछा है, उन्होंने तो पूछा, उनका भाई उनका गठबंधन है। आप ये कहिए ना कि हमारा मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, ये भी तो नहीं कह रहे हैं, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये बोलना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। विधायक दल की बैठक करेगी, पार्टी के लीडर हैं क्या? आज उन्होंने भरे मन से नहीं कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे? ये तो धोखा है ना। जैसे महाराष्ट्र के भीतर जो है, ठीक है एक अटल जी, आपकी आखिरी टिप्पणी सर। देखिए जैसा यादव साहब कह रहे हैं ना कि ये इनका दर्शन है, 14 जो आने वाली 14 नवंबर है, बिहार की जनता और नवयुवक इस दर्शन को फाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये दिखावटी और भ्रमित दर्शन अब नहीं चाहिए भारत को। बिहार विकास की राह पकड़ना चाहता है, बिहार पढ़ना चाहता है, बिहार के अटल जी, रोजगार को लेकर बात हो रही है, यदि हर घर से 20 रोजगार महीने में एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं दे पाए तो आप लोग आरोप बाद में लगा लीजिएगा, आंदोलन कर लीजिएगा, क्योंकि मोदी जी ने भी वायदा तो किया था। नहीं, क्या वायदा किया आप बताइए? 2 करोड़ नौकरियों का करोड़ वायदा किया था। आपको याद है सरकारी नौकरी की बात की थी क्या? उसमें ये आप टेक्निकल स्पष्ट बताइए और मैं बता देता हूँ। ईपीएफओ है, उसका डेटा उठा के देखिए, हर महीने हर साल कितने ईपीएफओ अकाउंट खुलते हैं, वो लोग नौकरियां ही तो कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट किया सरकारी नौकरी, इनके पास पहले भी तो राज रहा, कितनी सरकारी नौकरी दी, और अब कैसे दे देंगे जब आपके पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं? या तो रेवेन्यू मॉडल देते कि इस तरीके से तो आय होगी, ये केंद्र से आएगा, ये राजस्व इकट्ठा हो रहा है, और इस तरीके से हम 20 महीने में ये बात करने जा रहे हैं। इन्होंने देने की बात की, कहां से आएगा उसका कोई वर्णन है, कोई भी स्पष्टीकरण है, ये दे भी नहीं पाएंगे। और इसीलिए वो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार को तय करना है कि पढ़े लिखे को देना है। सर मेरे पास वक्त की कमी है, एकलव्य जी मैं आपके आखिरी में संक्षिप्त में टिप्पणी चाहता हूं। दूसरा, ये जो नौकरियों का जिक्र है उसको लेकर लगातार बातें उठ रही है। बीजेपी का कहना है कि कहां से रेवेन्यू का मॉडल क्या रहेगा, रेवेन्यू कैसे आएगा, ये तमाम चीजें हैं, फंड का इंतजाम कैसे करेंगे? देखिए दीपक जी, ये इतना स्पष्ट आंकड़ा है कि इसमें जनता को भी मेरे हिसाब से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जहां कुछ लाख जॉब्स पिछले 40 साल में दे पाए हैं सारी सरकारें मिलके, यहाँ पे 3-4 करोड़ जॉब्स देने की बात करी जा रही है। तो मैं तो दीपक जी अंत में यही कहूंगा कि 14 नवंबर को ना लालू का बेटा, ना चौधरी का बेटा, ना पासवान का बेटा, बिहार का बेटा एक बार वापस से हैप्पी चिल्ड्रंस डे करने वाला है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग तमाम जुड़े मेहमान जुड़े